न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं प्रणय उपाध्याय। सबसे पहले नजर टॉप 4 खबरों पर। मणिपुर में हैवानियत के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हुआ भारी हंगामा, जिसके बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोषियों को नहीं बख्शेंगे। मणिपुर कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दोषियों को फांसी देने की मांग उठाई, तो वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सरकार को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से ATS की पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब उसके नेपाल लोकेशन की पड़ताल तेज हो गई है। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से कई मकान तबाह हो गए हैं, जिसके मलबे में दबकर 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। सीमा और सचिन से यूपी ATS की पूछताछ पूरी हो गई है। जल्द ही यूपी ATS इस पूरे मामले के ऊपर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। और इस बीच बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। जी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि सचिन ने काठमांडू में होटल की बुकिंग के लिए अपना नाम गलत बताया था। काठमांडू में न्यू विनायक होटल के रजिस्टर में 10 मार्च को सचिन के नाम से कोई एंट्री ही नहीं है। 10 मार्च को रजिस्टर में सिर्फ 3 भारतीयों के नाम हैं, जिनमें सचिन नाम शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, सचिन ने कहा था कि वो कमरा नंबर 204 में रुका था, लेकिन 10 मार्च को वो किसी नेपाली व्यक्ति के नाम पर बुक था। एक और बात पता चली है कि सचिन और सीमा ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं की। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां होती ही नहीं है। वहीं यूपी ATS अब सीमा और सचिन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगालेगा। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय पहली बार बयान लेकर सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो मामले पर नजर रखे हुए है और ये मामला सब से। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी से जुड़ी अब तक जितनी भी जानकारी सामने आई है, वो इन दोनों ने बताई नहीं। मगर इनकी कहानी में कितना भरोसा किया जाए, ये जानने के लिए उन लोगों से बात करना जरूरी था जिससे सचिन और सीमा पहली बार मिले थे। इसके लिए जी मीडिया की टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचकर उस होटल के स्टाफ और मालिक से तमाम जानकारियां जुटाई हैं, जो सचिन और सीमा के केस में अहम रोल निभा सकती हैं। जी मीडिया की टीम काठमांडू के उस होटल में पहुंची जहां पहली बार सीमा और सचिन मिले थे। मेरे साथ जो हैं होटल के मालिक गणेश हैं, जिनके पास सबसे पहले सचिन मीना यहाँ नेपाल में आया था। 10 मार्च को काठमांडू के न्यू बस अड्डा पार्क में मौजूद न्यू विनायक होटल में ही सबसे पहले सचिन और सीमा दोनों रुके थे। गणेश ने रजिस्टर में सबसे पहले एंट्री की थी। 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को। तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाई। तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आई, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। सचिन ने ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया था। जिस दिन वो काठमांडू पहुंचा, उसी दिन बस अड्डे से उसकी मुलाकात गणेश के ससुर से हुई। सुबह हम बस स्टैंड जाते हैं और जो कस्टमर मिल लेके आते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की थी, फोन करके की थी या उसी दिन ढूंढ करके आप लेके आए? उसी दिन आया, उसी दिन बुकिंग किया। वो कल हमारी बीबी आ रही है दुबई से, इस तरह से बताया। नेपाल के होटल स्टाफ से बातचीत में हमें यह भी पता चला कि सचिन ने होटल में रूम बुक कराने के लिए ये तो बताया था कि वो भारतीय है, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छिपा ली थी, क्योंकि होटल के रजिस्टर में उसने अपना असली नाम नहीं बताया। होटल मालिक गणेश ने हमें 10 मार्च को रजिस्टर में हुई सभी एंट्री दिखाई। 10 मार्च होटल में भारत से आए सिर्फ 3 नाम दर्ज थे। उसमें पहला नाम शिवांग का था, दूसरा नाम आशीष परिहार और तीसरा नाम विनय का था। यानी इन तीनों नामों में एक नाम से सचिन ने होटल में एंट्री कराई थी। ये नाम है, ये 11/6 क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं? ये हमारे यहाँ का डेट है, नेपाली डेट से है। अच्छा। तो वहाँ का मार्च 10-11 ऐसा होता है मार्च। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांग। एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है और एक ए विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सचिन मीणा ने अपने असली नाम से होटल में बुकिंग क्यों नहीं करवाई। सचिन और सीमा हैदर के बारे में बड़ा खुलासा भी हुआ है। सचिन और सीमा ने बताया था कि वो नेपाल में कमरा नंबर 204 में रुके थे, जबकि होटल की एंट्री बुक में कमरा नंबर 204 किसी नेपाली नागरिक के नाम पर बुक्ड है। भारतीय शख्स के नाम पर कमरा नंबर 203 बुक्ड है, जिसका नाम शिवांक लिखा है। हालांकि होटल मालिक भी दोनों के ठहरने का कमरा 204 ही बता रहा है। रूम नंबर कौन सा था जिसमें वो रुके थे? वो 204 रूम।
होटल का बुकिंग रजिस्टर कुछ और कहानी कह रहा है। या तो सचिन और गणेश सच्चे हैं या फिर होटल का रजिस्टर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी नेपाली व्यक्ति ने अपने नाम पर सचिन और सीमा के लिए होटल बुक करवाया था? आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सचिन ने अपनी आईडी प्रूफ होटल में जरूर जमा कराई होगी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि काठमांडू के न्यू विनायक होटल में कमरा बुक कराने के लिए पहचान पत्र की जरूरत ही नहीं है। इसलिए न तो सचिन ने अपना असली आईडी कार्ड दिखाया और न ही होटल स्टाफ ने उसका आईडी मांगा। हमारे यहाँ पे 2 टाइप का होटल है। एक टाइप का तो वैट में होता है हमारा, तो उनका डॉक्यूमेंट्स पर लेते हैं। जो बड़े होटल है, जो छोटे होटल हम पैन पे हो तो हम वो कुछ नहीं लेते। एक आदमी ले करेंगे, वो सबको हम लेंगे, उस रख देंगे। 8 आदमी हो, 7 आदमी हो, 5 इस तरह रखते हैं। यही वजह थी कि सीमा हैदर को भी अपना नाम या आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सचिन ने पुलिस जांच में बताया कि वो 10 मार्च की सुबह काठमांडू पहुंचा था और शाम को सीमा हैदर को काठमांडू एयरपोर्ट से उसने रिसीव किया था। लेकिन होटल स्टाफ कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। न्यू विनायक होटल के मालिक के मुताबिक सचिन 10 मार्च होटल में आया और अगले दिन होटल से अकेले सीमा को लेने खुद काठमांडू एयरपोर्ट पर गया। हमारे ससुर है, उन्होंने बस स्टैंड से लेके आया था। हमने एंट्री करके रखा, तो दूसरे दिन उनकी जो वाइफ है, वो जो सीमा है, उनको खुद ही लेके आए थे। सवाल उठता है कि सचिन ने पुलिस को गलत जानकारी क्यों दी। होटल स्टाफ के मुताबिक सीमा जब सचिन के साथ होटल पहुंची तो उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे और न ही उसने साड़ी या माथे पर सिंदूर लगा रखा था। लेकिन 2-4 दिन बाद सीमा ने साड़ी भी पहनी और सिंदूर भी लगाने लगी। सीमा हैदर जब आई थी तो जो बता रहे हैं कि वो उसने शादी की हुई थी, पति पत्नी थे, तो सीमा हैदर ने मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, कुछ इस तरह का लग रहा था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था। जब आई थी तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं हमने। तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने सिंदूर साड़ी पहनी थी। अच्छा। तभी हमको लग रहा था वो शादीशुदा नहीं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि सीमा हैदर ने क्या काठमांडू में रहने के दौरान सचिन मीणा से शादी कर ली थी, क्योंकि एटीएस से पूछताछ में उसने यही बात कही कि उसने नेपाल में रहते हुए सचिन से शादी की थी। और होटल स्टाफ के मुताबिक दोनों होटल के कमरा नंबर 204 में दिन भर रहते थे और शाम के बाद घूमने के लिए बाहर जाते थे। वो लोग सुबह शाम को थोड़ा घूमते थे, बाहर घूम के आते थे, तो दिन में रूम में रहते थे। नहीं सर, उससे ज़्यादा दूर गए तो कोई पशुपति और यहाँ पर स्वयंभू ऐसा घूमने के लिए जाते थे। 7-8 दिन होटल में रहने के बाद दोनों अपने अपने मुल्क चले गए। होटल स्टाफ के मुताबिक उनका बिल करीब 7 से 8 हजार आया था। इस बीच सचिन और सीमा हैदर का एक नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो काठमांडू के उसी होटल में बनाया गया जहां दोनों ठहरे थे। और दोनों ने बाकायदा मेकअप करके हिंदी फिल्म के गाने पर रील बनाई थी। होटल के रूम में सिंदूर लगाकर सीमा ने सचिन के साथ मिलकर रील बनाई थी। होटल में रुकने के 3-4 दिन बाद सीमा हैदर के माथे पर सिंदूर दिखाई देने लगा था। सवाल उठ रहा है कि उसने नेपाल में सचिन के साथ शादी कहां और किस रीति रिवाज से की थी। होटल स्टाफ के मुताबिक दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे, तो क्या दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की? लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक वहां शादियां नहीं होती। बहुत बुरे तरीके से। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर के बाहर शादियां होती हैं। यहाँ से नजदीक रहने वाला गुहेश्वरी माता के मंदिर प्रेमिसेस में वहाँ शादी होता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर भाग में। यानी पशुपतिनाथ मंदिर लोग दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सीमा सचिन ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ के बाद खुलासा किया कि सीमा हैदर नेपाल से भारत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में दाखिल हुई थी, जहां वो रूपनदेही खोनवा चौकी पर नेपाल के पोखरा से बस के जरिए पहुंची थी। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की तरफ मौजूद इसी गेट से सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पैदल चलकर भारत की तरफ आई थी। मैं आपको बताऊं कि ये जो गेट है, ये गेट नेपाल में है और इसी रास्ते से, जैसा कि सीमा दावा कर रही है, सुरक्षा एजेंसी को उसने जो बताया है, इसी रास्ते से उसने भारत में उसने प्रवेश किया नेपाल होते हुए। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एसएसबी की चौकी है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो एसएसबी के जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद रहते हैं
और हर आने जाने वाले की यहाँ पे गहन तलाशी भी होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सीमा अपने 4 बच्चों और सामान के साथ कैसे आसानी से एसएसबी के जवानों को चकमा देती हुई इस चौकी को पार कर गई। इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। या तो सीमा हैदर बहुत चालाक है और उसने किसी की मदद से एसएसबी के जवानों को चकमा दे दिया, या फिर एसएसबी के जवानों से कोई बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि सिद्धार्थनगर के खुनवा चौकी पर भारत नेपाल सीमा खुली हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ एसएसबी के जवान हैं, इनके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं जो गेट है, ये गेट ये नेपाल में है। नेपाल की सरहद यहाँ से शुरू होती है। आप ये पिलर देख सकते हैं व्हाइट कलर का 53 556/53। ये जो पिलर है इसके एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ भारत है। ये यहाँ जो सिद्धार्थनगर जिले को यहाँ की जो सीमा है जो छूती है वो 68 किलोमीटर की सीमा है और ये पूरी तरह से आप देखिए ये पूरी तरह से खुली हुई है। 12 मई को सीमा इसी चौकी से पैदल भारत की तरफ पहुंची थी, क्योंकि दिल्ली के लिए बस भारत की तरफ से ही चलती है। आपको बताऊं यहाँ से थोड़ी दूर 1 किलोमीटर जाने के बाद वो दिल्ली के लिए प्राइवेट बसें मिलती हैं और उसने उन्हीं में से एक बस को पकड़ करके वो अपने गंतव्य तक पहुंची थी। सीमा सिद्धार्थनगर से लखनऊ आगरा होते हुए 13 मई को गौतम बुद्ध नगर में उतरी, जहां खुपुरा खट पर पहले से मौजूद सचिन मीणा ने रिसीव किया। खुपुरा में ही सचिन ने पहले से ही एक किराए पर कमरा ले रखा था। वो सीमा और उसके बच्चों को कमरे पर ले गया और वहीं पर रहने लगा। सीमा हैदर, सचिन और उसके ससुर नेत्रपाल से यूपी एटीएस की पूछताछ पूरी हो चुकी है। एटीएस ने तीनों को गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है और दोनों से पूछताछ कर यूपी एटीएस की टीम कल ही लखनऊ लौट आई थी। यूपी एटीएस की लखनऊ यूनिट पूछताछ और जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट यूपी सरकार के गृह विभाग को सौंपी जाएगी। अभी सीमा हैदर और सचिन ने जो बयान दिए उसी के आधार पर एटीएस के पास जानकारियां हैं। इसीलिए एटीएस अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगालेगी। सीमा ने अब तक जो कहानी बताई उसे क्रॉस चेक करेगी। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय भी सीमा के मामले पर नजर बनाए हुए है। इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। अब सबकी नजर यूपी एटीएस की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे पता चलेगा कि सीमा जासूस है या सचिन के प्यार में अंधी सामान्य पाकिस्तानी नागरिक। उत्तर भारत के बाद बारिश और बाढ़ ने पश्चिमी राज्यों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कई लोगों की जिंदगी इस बाढ़ और बारिश से बेहाल है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। पालघर के नाला सोपारा में सड़कों पर जबरदस्त पानी भरा दिखाई दिया। यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर इतना पानी दिखा कि बाइक और गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। गुजरात के जूनागढ़ और पोरबंदर जैसे इलाकों में बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। पोरबंदर की सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आईं। खराब मौसम की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारतीय वायुसेना ने राहत ऑपरेशन चलाया। बाढ़ और बारिश से बेहाल लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। हिमाचल के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जमीन खसक रही है और इमारतें दरक रही हैं। ऐसे में हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान की एक महिला ने सनसनीखेज दावा किया। खुद को सीमा की सहेली बताने वाली इस महिला ने आरोप लगाया कि वो काला जादू जानती है। यही नहीं, सीमा की इस कथित सहेली ने बताया कि ब्लैक मैजिक के जरिए सीमा ने उसके मंगेतर को अपने वश में कर लिया। एक धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया। मुझे उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी। उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारे शोहर पे अंडे, तवीज, धागे ये सारे कराती है इसे छीनने के लिए, कि इसे छोड़ दे, ये कर तुम्हें छोड़ दे, इसलिए ये करवाती है। वो पाकिस्तान की रहने वाली इस महिला ने बताया कि सीमा ने उसके होने वाले पति को बर्बाद कर दिया। हालत उसकी इसने खराब कर दी हुई है। वो अभी जाके देखे फुटपाथ पे लेटा हुआ है। उसकी इतनी बुरी इसने हालत कर दी हुई है। उस पे तवीज धागे किए हैं एक तो इसने, वो जाके देखे ना उसने कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए। वो बेचारा इतनी बुरी हालत में इस वक्त। यही नहीं, सीमा हैदर की इस कथित सहेली ने बताया कि वो न तो पाकिस्तानी है न ही मुसलमान, जबकि उसके बारे में बात करते करते ये लड़की फफा कर रोने लगी। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। घटिया औरत
इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गला दबा दूं। दिल्ली के मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन के पास दो पक्षों में हुए बवाल की अब जांच शुरू हो गई है। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 17 जुलाई का बताया जा रहा है, जब एक रियल एस्टेट ऑफिस के बाहर दो पक्षों में विवाद छिड़ गया और लाठी डंडे चल गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी के सहारनपुर में एक पुलिसकर्मी की बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का सीसीटीवी वीडियो आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की करता और थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। बताया गया है कि मामला दुकान पर कब्जे से जुड़ा था, जिसके लिए पुलिस वहां पहुंची थी और ये बदसलूकी की गई। मथुरा जंक्शन पर ट्रेन में बम होने की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली की तरफ से आ रही दक्षिण एक्सप्रेस में बम होने की खबर मिली, जिसके बाद ट्रेन के मथुरा पहुंचते ही पुलिस प्रशासन और बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंचा और पूरी ट्रेन की छानबीन के बाद सुरक्षित रवाना किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा करती नजर आ रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर हैवानियत मामले से जुड़ी ये खबर है। मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हैवानियत के मामले पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल वीडियो को हटाने को कहा है। साथ ही इन्हें शेयर नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानून का पालन करने को कहा है। सरकार का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर में महिलाओं के साथ में हैवानियत का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा गया है। और मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले उन्होंने इस घटना पर अपना दुख और नाराजगी जताई और कहा कि इस घटना में उनका मन गुस्से से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी राज्यों को कानून व्यवस्था मजबूत करने की भी सलाह दी। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। पीएम ने भरोसा दिया कि महिलाओं के साथ हैवानियत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह से बात की और घटना की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया है। गृह मंत्री ने घटना पर सख्त एक्शन लेने और गुनाहगारों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इस बीच मणिपुर के सीएम ने जानकारी दी कि घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस ने आज सुबह एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुनाहगारों को मौत की सजा दिलाए जाने की भी पूरी कोशिश करेगी और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को
जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। मणिपुर हैवानियत केस में आज सुबह पहली गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी खोयराम हेरादास को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद हेरादास की तस्वीर भी सामने आई। 32 साल के हेरादास को पुलिस ने थोबल जिले से धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो से आरोपी की पहचान की गई है। मणिपुर में 2 महिलाओं से हैवानियत का यह वीडियो करीब 2.5 महीने पहले का बताया जा रहा है। हालांकि यह संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सामने आया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार और बीजेपी पर हमले तेज कर दिए। शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की। उन्होंने मणिपुर के हालात के लिए सीधे सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। जब मणिपुर में भारत की अवधारणा पर हमला किया जा रहा है तो गठबंधन इंडिया चुप नहीं रहेगा। हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। शांति ही आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मणिपुर की घटना के सहारे केंद्र और पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। प्रियंका ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर मणिपुर के नाजुक सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर कानून के शासन को भीड़ तंत्र में तब्दील करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी से संसद में बयान देने की भी मांग की। सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं, विपक्ष के और नेताओं ने भी मणिपुर की घटना पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी की अब तक की चुप्पी पर सवाल उठाए और मणिपुर से सामने आए वीडियो को शर्मसार करने वाला बताया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट किया कि मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, सांस्कृतिक सौहार्द और मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी के लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। इन लोगों को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, सामाजिक एकता और भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है वह शर्मनाक है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर की घटना की सीबीआई जाँच की मांग की। प्रधानमंत्री अगर इंसाफ करना चाहते हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि आप अपने मुख्यमंत्री को हटाइए और सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए और पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन करवाइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मणिपुर की वारदात को शर्मनाक और निंदनीय बताया। उन्होंने वीडियो में दिख रहे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। मणिपुर मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने मणिपुर की घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि सहमति बनी तो विपक्षी दल मणिपुर जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि INDIA गठबंधन मणिपुर के लोगों के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग महिलाओं की इज्जत के सौदागर हैं। इंडिया स्टैंड फॉर मणिपुर, इंडिया स्टैंड फॉर पीस, इंडिया स्टैंड फॉर यूनिटी। सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग ईच अदर इफ एनी अपॉर्चुनिटी कम्स। We some chief ministers wants to visit Manipur if the other parties are agreed. विपक्षी नेताओं के रुख से यह साफ हो गया था कि संसद में मणिपुर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। हुआ भी वही। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने दोनों सदनों में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और मणिपुर के हालात पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए। इस दौरान लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग मांगा। उन्होंने भरोसा दिया कि स्पीकर की तारीख तय करते ही सरकार मणिपुर पर भी चर्चा कराएगी। मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। लोग देख रहे, बहुत महत्वपूर्ण बिल्स है, वो भी पारित करना है, बहुत विषय है, वो भी चर्चा करना है। मणिपुर में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। तिथि माननीय स्पीकर डिसाइड करने दो, हम तैयार है सर, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हालांकि विपक्षी सदस्य तुरंत चर्चा करने की मांग करते रहे। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। जब विपक्ष के सांसद नहीं माने तो लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष का जोर चर्चा पर नहीं बल्कि इस बात पर था कि चर्चा किस नियम के तहत हो। ये बहुत पीड़ा की बात है
कि जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाति तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। बुधवार को इस हैवानियत का वीडियो वायरल हुआ तो देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। बताया जा रहा है कि मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना 4 मई को हुई थी। ये वारदात इम्फाल से करीब 35 किलोमीटर दूर हुई। उस दिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया था। इस दौरान पुरुषों ने महिलाओं से छेड़छाड़ भी की। दरअसल 4 मई को कांगपोकपी जिले में एक गांव में घुसकर हजारों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। हमलावरों में हथियारबंद लोग भी शामिल थे। इस मामले में 18 मई को हत्या, गैंगरेप और लूट की FIR दर्ज की गई थी। घटना के करीब 2.5 महीने बाद आज सुबह मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी खैरेम हेरादास 32 साल का है। हेरादास को पुलिस ने थोबल जिले से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान वायरल वीडियो के आधार पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर की घटना पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मणिपुर में हैवानियत के वीडियो को परेशान करने वाला और दुखद करार दिया और सरकार से पूरे मामले पर एक्शन लेने को कहा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम करेंगे। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वीडियो भले ही मई का हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ हुआ उसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। सरकार बताए कि उसने दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को निर्देश दिए कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो उसके बारे में कोर्ट को पूरी जानकारी दी जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब अगले शुक्रवार यानी 28 जुलाई को सुनवाई। अहमदाबाद में एक तेज रफ्तार जगुआर कार ने ओवरब्रिज पर खड़े कई लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जो दूसरी साइड से गुजर रहे एक बाइक सवार ने बनाया। इस वीडियो में दिखा कि ओवरब्रिज पर एक हादसे के बाद कुछ लोग वहां घायल लोगों की मदद में जुटे थे। तभी सफेद रंग की जगुआर कार तेज रफ्तार से आई और सड़क पर खड़े लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त जगुआर कार ने लोगों को कुचला, उस वक्त उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। तेज रफ्तार जगुआर की टक्कर इतनी तेज थी कि कई लोग 20 से 25 फीट तक दूर जा गिरे। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार चला रहे तात्या पटेल नाम के शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। चश्मदीदों के मुताबिक कार में एक लड़की और दूसरा लड़का भी सवार थे, जो मौका देखकर वहां से भाग निकले। लोगों की पिटाई से बुरी तरह से घायल जगुआर के ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पुलिस सुरक्षा में है और उसके होश में आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जगुआर के कोहराम से ठीक पहले ओवरब्रिज पर एक महिंद्रा थार गाड़ी और एक ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। वहां से गुजर रहे लोग घायलों की मदद के लिए रुक गए। इसी बीच पुलिस की एक गाड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी, जो बाइक सवार के वीडियो में दूसरी तरफ खड़ी दिखी। स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी महिंद्रा थार में सवार घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे थे। तभी सफेद रंग की जगुआर ने उनको कुचल दिया। जगुआर की टक्कर से जान गंवाने वालों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस हादसे पर दुख जताते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में देर रात लैंडस्लाइड होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ दरकने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि लैंडस्लाइड में 100 से ज्यादा लोग दब गए। और यह हादसा देर रात हुआ, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिन्होंने कई घर को तहस नहस कर दिया। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे।
उससे पहले ही कई घर पूरी तरह से टूट गए और घर के अंदर कई परिवार दब कर रह गए। पूरी रात ये लोग मलबे में दबे रहे क्योंकि जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ वो पहाड़ी इलाका है, इसीलिए स्थानीय लोग चाहकर भी रात में मदद पहुंचाने के लिए नहीं आ सके, जिसकी वजह से मलबे में दबे दर्जनों परिवार रात भर चीखते चिल्लाते रहे। सुबह होते होते एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। क्योंकि जहां पर लैंडस्लाइड हुआ वो पूरा पहाड़ी इलाका है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन किसी तरह एनडीआरएफ की टीमें पहाड़ों पर चढ़ी और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। एनडीआरएफ के साथ साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें भी मौके पर पहुंच गईं और फिर मलबे में दबी जिंदगी की तलाश की गई। एक एक पत्थर और मिट्टी की परत को हटाकर ये देखा गया कि कहीं इसमें कोई फंसा तो नहीं है। मशीनरी वहां तक नहीं पहुंच पाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन जिंदगी में जुटी रहीं। दोपहर होते होते मलबे में दबे 75 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जिन लोगों की हालत खराब थी उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया। और ये मुसीबत एक दो घरों के ऊपर नहीं आई, बल्कि लैंडस्लाइड की चपेट में पूरा का पूरा इरशालवाड़ी गांव ही आ गया। यहाँ पर करीब 46 घर हैं, जिनमें से 43 मकान बारिश के बाद आए भूस्खलन में दब गए। क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई, इसीलिए दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये इलाका पहाड़ों के बीचों बीच है और यहाँ केवल पैदल ही जाया जा सकता है। लिहाजा रेस्क्यू टीम को मशीन और उपकरण ले जाने में ऐसा दिक्कत। हादसे की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए देने का निर्णय सरकार ने लिया है। जो घायल है उनका इलाज सरकार करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लैंडस्लाइड में घायल हुए लोगों का इलाज सरकारी खर्च से कराने का भरोसा दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की और जरूरी मदद देने का ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने पीड़ित परिवारों को मुफ्त भोजन के पैकेट बांटने का फैसला किया। ये पैकेट पास के शिव भोजन केंद्र से लाए जाएंगे। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, तेल और चीनी भी दी जाएगी। स्वीडन में कुरान जलाने के विरोध में इराक की राजधानी में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। स्वीडन में कुरान जलाए जाने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के बाहर आगजनी और नारेबाजी की। बगदाद में स्वीडन दूतावास के सभी अधिकारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के उद्घाटन के पहले गोलीबारी हो गई। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में एक हमलावर भी शामिल है। अमेरिका का कैलिफोर्निया जबरदस्त हीट वेव की चपेट में है। कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में तापमान का पारा 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। डेथ वैली पहुंचे कई सैलानी गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े। अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक नए स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन रॉकेट ने उड़ान भरी और स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम के लिए 15 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात खराब हो गए। वहीं मलाड में लापरवाही की एक भयावह तस्वीर सामने आई। वहां शराब के नशे में धुत एक शख्स झरने के बीचों बीच चला गया और इसके बाद जो हुआ वो बेहद डराने वाला है। और जो तस्वीर सामने आई उसमें एक शख्स झरने की तरफ जाता दिखा। झरने के तेज बहाव के बावजूद युवक झरने के बीचों बीच पहुंच गया। इस दौरान एक दूसरा युवक छाता लेकर उसे बचाने के लिए आया और हाथ पकड़कर उसे झरने से बाहर ले जाने लगा। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि शराब में टल्ली युवक खुद को संभाल नहीं पाया और वो बहने लगा। देखते ही देखते युवक का हाथ छूटा और वो पानी के तेज बहाव में बह गया। युवक को बहता देख लोग सन्न रह गए और सबकी आंखों के सामने युवक झरने के तेज बहाव में बह गया। काफी देर तक तलाशने के बाद भी युवक का कहीं सुराग नहीं लग पाया। युवक का नाम चंदन शाह बताया जा रहा है। फिलहाल उसकी झरने में तलाश की जा रही है। और मुंबई गोवा हाईवे पर भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। वहां महाड़ इलाके में बनी एक सड़क का हिस्सा भारी बारिश के कारण ढह गया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर दरारें पड़ी दिखाई दी और दूसरी छोर तक कुछ गाड़ियां खड़ी थी। इसी दौरान सड़क दरकी और सड़क का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सड़क को टूटता देख आसपास मौजूद लोग बुरी तरह से घबरा गए। इसी दौरान एक शख्स की आवाज भी सुनाई दी जो इस घटना का वीडियो बना रहा था, लेकिन वो भी सड़क गिरने के बाद बुरी तरह घबरा गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। सड़क का एक हिस्सा धंसने के बाद मुंबई को गोवा से जोड़ने वाले इस हाईवे पर आवाजाही तुरंत रोक दी गई।
और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया। किन्नौर में बादल फटने से सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। और सांगला से 5 किलोमीटर दूर कामरू गांव में यह फ्लैश फ्लड आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाढ़ में 20 से 25 गाड़ियां बहती चली गईं। जब पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ तो ये गाड़ियां नदी किनारे पड़ी नजर आईं। गाड़ियों की यहां लंबी कतार लगी थी। बादल फटने की वजह से आए सैलाब में कामरू गांव के आसपास कई लोग बाढ़ में फंस गए थे। नाले के लबालब भरे होने की वजह से ये लोग उफनाएं नाले को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, जिनकी मदद के लिए जेसीबी पहुंची और फिर उन्हें सुरक्षित नाला पार करा दिया गया। और किन्नौर जिले से ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। यहाँ भारी बारिश के बाद सांगला घाटी में पत्थरों की बाढ़ आ गई। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह पहली बार है कि जब बारिश के बाद किन्नौर में पत्थरों का सैलाब आ गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें सांगला घाटी में मौजूद कामरू नाले में पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर बहते दिखाई दिए। इस घटना को जिसने भी देखा वो दहशत भर गया। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स इस अनोखी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता रहा। कुछ देर तक वो नाले के पास खड़े होकर पत्थरों के सैलाब का वीडियो बनाता रहा, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े पत्थर बहते हुए उसके पास पहुंचे वो भाग खड़ा हुआ। हालांकि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुदरत के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों के सांगला घाटी जाने पर रोक लगा दी है, ताकि बारिश के इस मौसम में कोई हादसा न हो जाए। खूबसूरत समुद्र और बीचेस के लिए मशहूर गोवा पूरी तरह से इको फ्रेंडली स्टेट बनने की कोशिश में जुटा है, ताकि गोवा की कुदरती खूबसूरती को प्रदूषण से बचाया जा सके। इसके लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि जनवरी 2024 तक राज्य में चलने वाली सभी टूरिस्ट गाड़ियां ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। यानी बाहर से आने वाले सैलानियों की डीजल या पेट्रोल गाड़ियां अगले साल से गोवा में नहीं चल पाएंगी। देश में ईवी की मांग तेजी से बढ़ रही है और ईवी खरीदने के मामले में गोवा पूरे देश में चौथे नंबर पर है। ईवी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार ने सब्सिडी में भी भारी भरकम बढ़ोतरी की है। अब दोपहिया पर 30,000 रुपए, 3 पहिया पर 60,000 और कारों पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अगले साल जनवरी से सरकार अपने कामकाज के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदेगी। गोवा की आबादी 15 लाख है, लेकिन हर साल यहां 85 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। गुजरात के मोरबी में राजकोट हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। गुजरात के मोरबी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मोरबी राजकोट हाईवे पर एक कार डिवाइडर से टकराकर हवा में उछल गई और सड़क के दूसरी तरफ से आ रही एक कार से टकरा गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दिल्ली के रोहिणी में जिम में एक्सरसाइज करते वक्त 24 साल के एक युवक की मौत हो गई। हादसा ट्रेडमिल में करंट दौड़ने की वजह से हुआ। वर्कआउट करने के बाद जैसे ही युवक ट्रेडमिल पर बैठा, उसे करंट लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में उफान पर आई रामगंगा नदी में कुछ युवा जानलेवा स्टंट करते दिखाई दिए। पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। छत्तीसगढ़ के गिरियाबंद में रिहायशी इलाके में हाथी आने से हड़कंप मच गया। हाथी को देखने के लिए वहां के लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन प्रशासन को अलर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि ओडिशा के कालाहांडी से अपने झुंड से अलग हुआ हाथी गुस्से में नुकसान पहुंचा सकता है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर भीषण हमला किया है, जिसने यूक्रेन के ओडेसा शहर को थर्रा दिया। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को पहुंचाया है। क्लस्टर अटैक की वजह से यूक्रेन के सैन्य परियोजनाओं, ईंधन और गोला बारूद डिपो के साथ कनाटोवा हवाई अड्डे और ओडेसा पोर्ट को भारी नुकसान हुआ। रूसी सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव ने दावा किया है कि उनकी सेना ने खार्किव के एक रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до 2 километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से रूस के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ओडेसा पोर्ट पर रूसी हमले की कड़ी आलोचना की है। Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей у портах, які були атаковані. Сьогодні зберігалося близько 1 мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути. वहीं खबरों की माने तो रूस की सेनाएं कुप्यांस्क, बाखमुत और अवदीवका की ओर तेजी से बढ़ रही हैं।
यही नहीं, अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो रूस की सेना काला सागर में इससे भी भयंकर हमला कर सकती है। अमेरिका की माने तो रूसी सेना काला सागर में असैन्य पोत यानी मालवाहक जहाजों को हमले का निशाना बना सकती है। जबकि यूक्रेन से दुनिया भर के देशों में खाद्यान्न आपूर्ति की अनुमति देने वाले समझौते से रूस के पीछे हटने के कुछ ही घंटे बाद हमले की संभावना से तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि काला सागर के ही रास्ते यूक्रेन अफ्रीकी देशों के साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों को खाद्यान्न की सप्लाई करता है। अगर रूस काला सागर में मालवाहक जहाजों पर हमला करता है तो दुनिया भर में खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर उन अफ्रीकी देशों पर पड़ेगा जो अनाज के लिए यूक्रेन जैसे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका के साथ साथ भारत ने भी रूस के काला सागर अनाज डील को कैंसिल करने और हमले की संभावनाओं पर चिंता जाहिर की। It is also unfortunate, Chair, that as the trajectory of the Ukraine conflict unfolds, the entire global south has suffered a substantial collateral damage. It is thus critical that the voice of the global south be heard and that their legitimate concerns be duly addressed. वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने भी काला सागर पहल का क्रियान्वयन रोकने के रूस के फैसले पर गहरा दुख जताया। उधर रूस में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पहली बार बेलारूस में नजर आए। एक अमेरिकी चैनल ने दावा किया कि प्रिगोजिन खुद वैगनर लड़ाकों का बेलारूस में स्वागत कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि इस वीडियो में रोशनी बहुत कम थी, जिससे इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि सामने नजर आ रहा शख्स येवगेनी प्रिगोजिन ही है। लेकिन वीडियो में शख्स ये कहता हुआ सुनाई पड़ा कि बेलारूस की भूमि में आपका स्वागत है, हम सम्मान के साथ लड़े, हमने रूस के लिए बहुत कुछ किया, एक बार फिर यूक्रेन को धूल चटाएंगे। तो вступимся за них в случае, если это потребуется। वहीं विदेशी मीडिया के मुताबिक पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नाटो के देशों पर हमला करने का प्लान बना रही है। वैगनर ग्रुप को बेलारूस भेजना पुतिन के इसी प्लान का हिस्सा है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो की नजर अब सूर्य पर है और बहुत जल्द आदित्य मिशन लॉन्च होने वाला है। जानकारी के मुताबिक इसरो अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर सकता है। आदित्य L1 मिशन को MLVM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा और इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा और साथ ही इसे हॉलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। आदित्य मिशन के लिए इसरो सूर्य के बारे में कई नई जानकारियां और संभावनाओं की तलाश करेगा। इसरो का उद्देश्य सौर कोरोना यानी सूर्य के सबसे बाहरी आवरण के बारे में जानकारियां जुटाना है। सूर्य हर 11 वर्ष में अपनी मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, जिसे विज्ञान की भाषा में सोलर साइकिल कहते हैं। सोलर साइकिल के दौरान सूर्य की सतह पर बड़े बड़े डार्क स्पॉट भी बनते हैं, जिनको सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य की सतह से कुछ टुकड़े और सौर किरणें और ऊर्जा का रिसाव भी होता है। इसरो का कहना है कि मिशन आदित्य के जरिए इन्हें सौर टुकड़ों और किरणों रिसाव का अध्ययन किया जाएगा। Z News।